हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो 3 कॉन्टिनेंट्स तक फैला था। हाँ, हम बात करने वाले हैं रोमन साम्राज्य के बारे में। आइए इसके बारे में समझते हैं। रोमन साम्राज्य 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर फैला था, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के अंदर। इस एम्पायर के अंदर वुमेन के पास काफ़ी स्ट्रॉन्गर पोजीशन थी, जो अभी भी काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर नहीं मिलती। इस एम्पायर की एक खामी ये ज़रूर थी कि ये स्लेव लेबर पर डिपेंडेंट था। 5th सेंचुरी तक ये एम्पायर वेस्ट के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था, बट फिर भी काफ़ी प्रॉस्परस था ईस्ट में। इसके बारे में हमें कई सोर्सेस से पता चलता है, जैसे कि टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट या मटेरियल रिमेन्स। टेक्स्ट सोर्सेस को जो कंटेम्प्रेरीज लिखते थे उन्हें हम बोलते हैं एनल्स। डॉक्यूमेंट्री में मेनली इंस्क्रिप्शंस और पैप्रीज मिलती है हमें, और इन्हें लिखा जाता था ग्रीक और लैटिन में। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ 2 ही लैंग्वेजेस थी, लैंग्वेजेस तो बहुत सारी थी रोमन साम्राज्य के अंदर, बट ये 2 मेनली एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। रोमन एम्पायर का एक बहुत बड़ा राइवल था। अब ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि एक इतना विशाल एम्पायर हो और उसका कोई राइवल ही ना हो। तो रोमन एम्पायर का राइवल था ईरानियन एम्पायर के, और ये दोनों एम्पायर मिलकर पूरा एशिया, यूरोप और अफ्रीका को कंट्रोल करते थे। ये दोनों एम्पायर का टाइमलाइन भी सेम ही था, क्राइस्ट के बर्थ से लेकर 7th सेंचुरी तक। और इन दोनों एम्पायर्स का बहुत ज़्यादा पास में भी थे ये एम्पायर्स। सिर्फ छोटा सा स्ट्रिप था लैंड का जो यूफ्रेट्स के पास में था, जो इन्हें सेपरेट करता था। अब बात करते हैं रोमन साम्राज्य की ज्योग्राफी के बारे में। तो इसके वेस्ट में था स्पेन और ईस्ट में थी सीरिया, और बीच में एक सी आता था जिसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। इसको बोलते हैं हम हार्ट ऑफ रोम एम्पायर। ये पूरा जो रोम एम्पायर है वो इसको कंट्रोल करता था, और इसके आसपास वाले के सारे एरियाज़ को भी रोमन साम्राज्य ही कंट्रोल करता था। नॉर्थ में है 2 ग्रेट रिवर्स, राइन और डेन्यूब, जबकि साउथ में एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, सहारा। इस एम्पायर की बाउंड्रीज इन 4 चीज़ों से बनी हुई है। ईरान कंट्रोल करता था कैस्पियन सी वाला एरिया, ईस्टर्न अरेबिया और कभी कभी अफ़गानिस्तान का भी। और इन दोनों सुपर पावर्स को चाइना बोलता था ताशीन, यानी कि द ग्रेटर चीन, जो रफली वेस्ट को डिनोट किया जाता था। अर्ली एम्पायर की बात करें तो रोमन साम्राज्य को हमने 2 फेज में डिवाइड कर रखा है, अर्ली और लेट। जो बीच में जो डिवाइड करता है नहीं वो है 3rd सेंचुरी। हम पढ़ेंगे कि 3rd सेंचुरी के अंदर ऐसा क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा, अर्ली एम्पायर और लेट एम्पायर को। तो अर्ली एम्पायर यानी कि 3rd सेंचुरी से पहले वाला पीरियड, और लेट एम्पायर यानी 3rd सेंचुरी के बाद वाला पीरियड। तो रोमन एम्पायर एक मोज़ैक था टेरिटरीज का, यानी कि बहुत सारे टेरिटरीज उसके अंदर कंबाइंड थी, जो डिफरेंट तरह के कल्चर्स थे, जिसके अंदर डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस थी, बट एक कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। और ये एकदम डिफरेंट था ईरान से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या था, एक सिंगल ईरानी पॉपुलेशन थी, कल्चर डिफरेंस था ही नहीं वहाँ पे। लैंग्वेजेस की बात करें एम्पायर के अंदर, तो जाहिर सी बात है जब इतने ज़्यादा कल्चर्स होंगे तो लैंग्वेजेस भी बहुत सारी होगी, बट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लैटिन और ग्रीक ही यूज़ की जाती थी। जो ईस्ट की अपर क्लास है वो बोलती थी ग्रीक के अंदर, और जो वेस्ट की है वो लैटिन के अंदर। अब अगर मैं अफ्रीकन प्रोविंसेस की बात करूँ तो ट्रिपोलेंटिया बोलती थी लैटिन, और साइरेनिका बोलती थी ग्रीक। और इनके अंदर जो रोमन साम्राज्य है उसके अंदर जो रूलर्स है ना वो एक ही होता था। अब ये सिस्टम किसने लागू किया था? अगस्तस ने 27 BC के अंदर, और उसको बोलते हैं फर्स्ट एम्परर। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो सिस्टम था वो था रिपब्लिक का सिस्टम, जिसके अंदर एरिस्टोक्रेसी का दूसरा नाम है सेनेट। तो वो रूल करेंगे, यानी कि बहुत सारे रिच फैमिलीज रूल करेगी या कंट्रोल करेगी रोमन एम्पायर को। जबकि 27 BC के बाद प्रिंसिपेट सिस्टम आ गया, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एम्परर होगा, अगस्तस। अब उसने एक फिक्शन तो कंटिन्यू रखा कि वो तो सिर्फ एक लीडिंग सिटीजन है, एब्सोल्यूट रूलर नहीं है, बट सबको सच्चाई तो पता। सेनेट्स की बात करें तो ये एरिस्टोक्रेसी को बोला जाता है, जो वेल्दियस्ट फैमिली की थी। वो बाद में इटालियन डिसेंट की बन गई, जिसके अंदर मेनली लैंड ओनर्स आने लगे। और जितनी भी रोमन हिस्ट्री सर्वाइव करती है ना वो इन्होंने ही लिखी थी। अब जो सबसे अच्छे एम्परर्स थे ना वो तो इनसे काफ़ी अच्छे से बिहेव करते थे, और जो सबसे बुरे एम्परर्स थे ना वो इनके साथ बुरी तरह बिहेव करते थे।
ये थे एम्परर के बाद में, जस्ट बाद में यही आते थे। और ये आर्मी से काफ़ी डरते भी थे क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल वायलेंस का सोर्स होती है। रोमन साम्राज्य के अंदर जो आर्मी थी वो पेड थी, यानी कि उसे पे किया जाता था। जबकि जो ईरान एम्पायर है ना, वहाँ पे ये थी आर्मी कॉन्स्क्रिप्टेड थी, यानी कि कंपलसरी सर्विस थी। रोमन एम्पायर के अंदर मिनिमम 25 ईयर्स की तो सर्विस देनी है, पर आपको पे किया जाएगा उसके लिए। और आर्मी एक सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी। इसके अंदर अगर इतनी ज़्यादा पावर थी ना कि ये एम्परर की फेथ को भी डिटरमाइन कर सकती है। अगर ये गुस्सा हो गई ना तो सिविल वार हो जाएगा। और बेटर सर्विस कंडीशन के लिए, बेटर वेजेस के लिए बहुत बार म्यूटिनीज तो फॉर्म करती ही थी। जो एम्परर है, जो एरिस्टोक्रेसी यानी सेनेट और जो आर्मी है, ये तीन ही मेजर प्लेयर्स थे रोमन की हिस्ट्री में, और यही पूरे एम्पायर को कंट्रोल करते थे कुल मिलाकर। सक्सेशन ऑफ थ्रोन लार्जली फैमिली डिसेंट के ऊपर था, चाहे वो नेचुरल हो या अडॉप्टिव हो। फॉर एग्जाम्पल टाइबीरियस जो सेकेंड इन द लाइन था रोमन एम्पायर के अंदर, वो क्या था, अडॉप्टेड सन था अगस्तस का। अगस्तस की एज को पीस के लिए जाना जाता है। और रोमन एम्पायर का जो ग्रेजुअल एक्सपेंशन था ना, वो किसके ऊपर था, जब वो डिपेंडेंट किंगडम्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहा था। यानी कि बहुत बार जो किंगडम्स थी ना, वो आधी तरह से रोमन एम्पायर के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो वो उनके ऊपर हमला करके उन्हें अपने अंदर ले रहा था, जिसकी वजह से उसका एक्सपेंशन हो रहा था। अब इसके अंदर कुछ किंगडम्स तो काफ़ी वेल्दी भी थी, जैसे हेरोड्स किंगडम। अर्बनाइजेशन बात करें रोमन एम्पायर के अंदर, तो इटली के अलावा जो प्रोविंस कंसिडर नहीं की जाती थी, सारे टेरिटरीज को प्रोविंसेस में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसी से रोमन एम्पायर क्या लेता था, टैक्स लेता था। और गवर्नमेंट है ना, कंट्री साइड से टैक्स कैसे लेती थी, जब प्रोविंशियल जो अपर क्लास है ना, वो सप्लाई करती थी ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को, और वो आर्मी को भी कमांड करती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक न्यू अलाइट बन गया एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि एक नया एरिस्टोक्रेसी जितना पावरफुल एक रूलर क्लास आने लगी। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो एरिस्टोक्रेसी है यानी सेनेट का और मिलिट्री कमांड का एकदम ही अलग होने लगा फंक्शन, जो एम्परर गैलिनियस ने किया था। और फिर धीरे धीरे इटालियन ओरिजिन के जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करने लगे, सेनेट को डोमिनेट करने लगे। और जो रोमन एम्पायर की सिटी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी, सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर होगी वो होगी सिटी काउंसिल। फिर होगी टेरिटरी उसकी खुद की, जिसके अंदर काफ़ी सारे विलेजेस आ सकते हैं, बट एक सिटी के अंदर दूसरी सिटी नहीं आ सकती। और विलेजेस अगर ज़्यादा अपग्रेड हो गए तो उन्हें सिटी का स्टेटस दे सकते हैं, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि सिटी को विलेज के अंदर डाउनग्रेड भी कर सके। एक और स्ट्राइकिंग फीचर था रोमन एम्पायर का, पब्लिक बाथ। और ये ईरान से काफ़ी डिफरेंट था। और ईरान के अंदर एक रूलर था जिसने कोशिश की थी कि हाँ मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, बट उसको क्लर्जी का काफ़ी बुरा सामना करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ के क्लर्जी मानते थे वाटर को एज अ सीक्रेट रिसोर्स। अब बात करते हैं थर्ड सेंचुरी क्राइसिस की। तो फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी काफ़ी पीसफुली निकल गई थी, बट थर्ड सेंचुरी के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि रोमन साम्राज्य का पूरा नक्शा ही उलट गया। तो 230 से ही जो एम्पायर है वो डिफरेंट फ्रंट्स के अंदर है ना फाइट कर रहा था। ईरान के अंदर एक नई डायनेस्टी इमर्ज हो गई थी 225 में, जो अपने आप को ससीनियंस बोलती है। ये रैपिडली एक्सपेंड कर रही थी यूफ्रेट्स के डायरेक्शन में, और इन्होंने ईस्टर्न कैपिटल ऑफ एंटियोच को भी कैप्चर कर लिया था। और एक तरफ तो ये ससेनियंस, दूसरी तरफ थी जर्मनिक ट्राइब्स जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही थी राइन और डेन्यूबी के फ्रंटियर्स के अंदर। और यहाँ पे क्या हो रहा था, इन्वेजन हो रहा था, यानी कि जो एल्प्स वाला रीजन है, जो ब्लैक सी वाला है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्वेजन कर लिया था। रोमन्स इन्हें क्या कहते थे, बारबेरियंस यानी जंगली। इसी टाइम पीरियड में जो रोमन एम्पायर है उसके अंदर कोई अच्छा एम्परर भी नहीं था। अगर आप देखोगे तो 25 एम्परर्स 47 ईयर्स के अंदर चेंज हुए हैं। तो ये तो ऑब्वियसली एक इकोनॉमिकल स्टीन है और एक इंटरनल स्टीन भी है। जेंडर की बात करें तो यहाँ पे जो एडल्ट है ना वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते थे। न्यूक्लियर फैमिली तो एक कॉमन चीज़ थी, बट एक जो चीज़ जो यहाँ पे थी फेमस कि स्लेव्स थे यहाँ पे। डाउरी तो दी जाती थी ब्राइड के द्वारा, बट फिर भी वो अपने फादर की है ना एक प्राइमरी हेयर रहती थी, यानी कि वो फादर की प्रॉपर्टी को मैनेज करती थी और ओन भी करती थी। उसके अंदर उसके पास लीगल राइट्स होंगे।
इन सारी चीज़ों को करने के लिए। अगर उसको डिवोर्स लेना है तो वो एक नॉर्मल सा नोटिस दे सकती है ताकि मैरिज को डिसॉल्व किया जा सके। अब इतना सब होने के बाद भी मैरिजेस अरेंज्ड ही थी और फादर के पास ज़्यादातर कंट्रोल होगा चिल्ड्रन का। एक और चीज़ जो यहाँ पे स्ट्राइकिंग थी वो थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस होगा। ये मेल्स तो मैरी करेंगे लेट 20s के अंदर या अर्ली 30s के अंदर, जबकि जो वुमेन है वो मैरी करेगी लेट टीन्स के अंदर या फिर अर्ली 20s के अंदर। तो एज डिफरेंस काफ़ी था यहाँ पे। लिटरेसी की बात करें तो यहाँ पे कैजुअल लिटरेसी तो मिल ही जाती थी। और एक किंगडम है जो वॉल्केनिक इरप्शन के अंदर बरी हो गई 79 सी के अंदर, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिले हैं साइन बोर्ड्स और उन सारी चीज़ों से कि वहाँ पे कैजुअल लिटरेसी तो बहुत ज़्यादा थी। इजिप्ट के अंदर बात करें तो जहाँ पे बहुत सारी पैपरी सर्वाइव करती हैं, उसके अंदर बोला गया है जो भी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स थे ना वो या तो रिटन लिखे किससे जाते थे, प्रोफेशनल लिखते थे उन्हें, और ये लिखा दिया जाता था कि ये आपको नरेट करके सुनाया जा रहा है। तो लिटरेसी कुछ क्लासेस में अभी भी वाइड स्प्रेड थी। जैसे अगर हम हमारे यहाँ पे देखें तो रिच बहुत ज़्यादा लिटरेट होते हैं, जबकि जो पुअर है वो थोड़े से कम लिटरेट होता है। तो वैसे ही उस टाइम पे जो सोल्जर्स थे, आर्मी ऑफिसर्स थे या ई स्टेट मैनेजर हैं, उन सारी कैटेगरीज में क्या थे, ज़्यादा लिटरेसी फैली हुई थी। कल्चर की बात करें तो कल्चर तो भाई बहुत ज़्यादा डाइवर्स था, 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर फैला है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर था। लैंग्वेजेस बहुत सारी बोली जाती थी। जो अरेमिक है वो डोमिनेट लैंग्वेज थी ईस्ट के अंदर। कॉप्टिक थी एक बहुत ज़्यादा बोली जाती थी इजिप्ट के अंदर, जबकि जो प्यूनिक है और बर्बर है वो बोली जाती थी नॉर्थ अफ्रीका के अंदर। सेल्टिक स्पेन और नॉर्थ वेस्ट के अंदर बोली जाती थी। इकोनॉमिकल एक्सपेंशन की बात करें तो एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा था। उसके पास हार्बर्स थी, माइंस थी, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज तक थी। जो वीट है, वाइन है और ऑलिव ऑयल है उन्हें ह्यूज क्वांटिटीज़ में ट्रेड किया जाता था स्पेन से, गैलिक प्रोविंसेस से, नॉर्थ अफ्रीका से, इजिप्ट से और कुछ एक्सटेंट तक इटली से भी। जो लिक्विड्स है, वाइन और ऑलिव ऑयल, वो उन कंटेनर्स में ट्रांसफ़र किए जाते थे, उन कंटेनर्स में ट्रेडिंग की जाती थी उनकी, जिनका नाम था एम्फोरे। माउंट टेस्टिको में रोम के अंदर 50 मिलियन ऐसे मिले हैं हमें वेसल्स। स्पेनिश ऑलिव ऑयल की बात करें तो इसने अपनी पीक रीच की थी 140 से 160 में। इसको हम ट्रेड करते थे कंटेनर्स में, जिसका नाम था ड्रेजल 20। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने मार्केट कैप्चर कर रखा था। और इसके बाद में जो आया था वो मार्केट कैप्चर करने वाला वो था नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स। उसके बाद में आए ईस्ट वाले जो 425 में ब्रोक कर दिया था नॉर्थ अफ्रीका का डोमिनेशन। फिर 5th और 6th सेंचुरी में जो एशिया माइनर है यानी सीरिया और पैलेस्टीन वो मेजर प्रोड्यूसर बन गए वाइन और ऑलिव ऑयल के। कुछ रीजन्स के पास एक्सेप्शनल फर्टिलिटी थी, जैसे कंपानिया इटली के अंदर, सिसिली के अंदर, इजिप्ट के अंदर, गैली के अंदर या सदर्न गॉल के अंदर। बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन्स आती थी कंपेनिया से। सिसिली और बाइजेंसियम लार्ज क्वांटिटीज में वीट एक्सपोर्ट करते थे। टेक्नोलॉजी की बात करें एम्पायर के अंदर तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज थी। यहाँ पे हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्नोलॉजी थी, वाटर पावर्ड माइनिंग टेक्नोलॉजी थी और एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क भी था। अगर आप वर्कर्स की बात करो, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो वर्कर्स तो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी। तो इटली की पॉपुलेशन की बात करो उस टाइम पे तो 7.5 मिलियन थी, जिसके अंदर 3 मिलियन तो सिर्फ स्लेव्स ही थे। तो सोचो स्लेव कितना ज़्यादा होगा, वहाँ पे स्लेव लेबर कितना ज़्यादा होगा। तो स्लेव्स को एज एन इन्वेस्टमेंट देखा जाता था। राइटर्स उन्हें बोलते थे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हो या फिर जहाँ पे उनकी हेल्थ को अफेक्ट होना हेल्थ, वहाँ पे उन्हें मत भेजो। ये कोई सिंपैथी आप सोच रहे हो कि बहुत दया भावना होगी, पर कोई दया भावना नहीं थी, ये तो एक इकोनॉमिकल कैलकुलेशन थी। धीरे धीरे सप्लाई ऑफ स्लेव डिक्लाइन होनी शुरू हो गई और ऑल्टरनेटिव जैसे कि स्लेव ब्रीडिंग और वेज लेबर को अडॉप्ट करने लगे। स्लेव्स कभी कभी तो इतने पावरफुल बन जाते थे कि वो बिजनेस मैनेजर भी की पोस्ट पर भी रहते थे। बहुत सारे राइटर्स के डिफरेंट व्यूज थे स्लीव्स पर। कोलुमिला एक राइटर है, उसने बोला कि आप 2 टाइम ज़्यादा स्टॉक रखो टूल्स का, क्योंकि जिस तरह स्लेव लेबर कम हो रही है ना, उसकी वजह से जो टूल्स का है ना जो प्राइस है वो ज़्यादा बढ़ने वाला है इन फ्यूचर। उसने एक और चीज़ रिकमेंड की कि आप है ना स्लेव्स को 10 के ग्रुप में बांट दो ताकि सुपरविजन ईजी हो सके। और इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया प्लिनी द एल्डर ने, जो ऑथर थी नेचुरल हिस्ट्री की।
उसने कहा कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट मेथड है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट मेथड है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता था, स्लेव्स को आपस में चेन कर दिया जाएगा, यानी कि उनको चेन से बांध दिया जाएगा। एक लॉ था 398 का, जिसके अंदर स्लेव्स के ऊपर क्या करते थे, एक टैटू टाइप बना देते थे ताकि उन्हें पहचान सके कि वो उसका ओनर कौन है, और फिर उन्हें वापस वहाँ पे रिटर्न किया जा सके। कई बार तो स्लेव्स डेप्ट बॉन्डेज की वजह से बन जाते थे। सपोज अगर किसी ने पैसा लिया तो वो ये बोल देगा कि मेरी आने वाली जनरेशन आपको सर्व करेगी एज अ स्लेव। तो जब भी कोई रिवॉल्ट होती थी ना, तब सबसे पहले डेप्ट बॉन्डेज ही चलाए जाते थे। जैसे ज्यूइश रिवॉल्ट के अंदर 66 सी में जो हुई, तो जो मनी लैंडर्स के अंदर बॉन्ड्स होते थे ना, उन्हें सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया गया। अब एक और बात करें कि वेज लेबर कितना पॉपुलर हो चुका था। जो एम्परर है एनेस्थोसियस, उसने है ना फ्रंटियर सिटी बिल्ड कर दी दारा की लेस देन 3 वीक्स में। कैसे? जब उसने हाई वेजेस ऑफर किए। अब बात करते हैं हम सोशल हायरार्कीज के बारे में, यानी कि सोशल डिवीजन के बारे में। टैसिटस ने बताता है कि सबसे पहले जो होते थे वो थे सेनेट, उसके बाद था इक्वेस्टेरियन क्लास, फिर थी रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ पीपल जिसको हम मिडिल क्लास भी बोल सकते हैं, फिर थी लोअर क्लास जो किससे थे, एडिक्टेड सर्कस से, और फिर फाइनली आते थे स्लेव्स। लेट एम्पायर की बात करें जो कॉन्स्टेंटाइन 1 के रिजाइन से शुरू होता है, और अर्ली 4th सेंचुरी की बात करें तो ये जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स थे ना, मतलब पहले वाला कुछ ऐसा सिस्टम था, फिर बाद में चेंज हो चुका था कि टैसिटस ने फिर वापस डिस्क्राइब किया कि जो सेनेटर्स थे और जो इक्वेस्टेरियन क्लास है वो यूनिफाई हो गए थे एरिस्टोक्रेसी में, और जो रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास है वो क्लाइंट्स बन गए थे सेनेट्स के। अब जो गवर्नमेंट सर्विस है और जो बहुत सारे स्टेट की सर्विस है, उसके अंदर यही सेक्शन आ रहा था। उसके बाद में जो लोअर क्लास है जिन्हें यूमिलॉर्स कहते थे, उनके अंदर रूलर्स फोर्स कंबाइन हो गई थी, और ये क्या कर रहे थे, लार्ज ईस्टेट के अंदर एम्प्लॉयड थे। जो सेल्फ मेड आर्टिसंस है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसंस, वो ज़्यादा अच्छे उन्हें दाम मिलते थे एज़ कम्पेयर टू वेज लेबर। अब बात करते हैं मॉनेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि पैसे के बारे में। तो जो मॉनेटरी सिस्टम था जो लेट एम्पायर के अंदर था, वो टूट चुका था। पहले क्या था, सिल्वर बेस्ड करेंसी सिस्टम था। अब क्या हो रहा था, सिल्वर बेस्ड करेंसी सिस्टम ख़त्म होने वाला था। क्यों? क्योंकि जो स्पेनिश सिल्वर माइंस है ना, वो ख़त्म हो गई थी, और गवर्नमेंट के पास कोई सिल्वर बचा ही नहीं था ज़्यादा। तो उन्होंने क्या किया, गोल्ड के अंदर करेंसी बनाना शुरू कर दिया। ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा पैसे वाली भी हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी सैलरी में लेती थी गोल्ड के अंदर और इन्वेस्ट करती थी बहुत सारे असेट्स के अंदर, जैसे कि लैंड। और ये क्या था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन भी फैल रखा था। गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स तो किए करप्शन को हटाने के लिए, बट वो हटा नहीं। रोमन स्टेट था वो बहुत ही कम टॉलरेट करता था अगर कोई भी उसके खिलाफ बोले तो, और जैसे कोई बोलता था तो उसको या तो ख़त्म कर दिया जाता था या फिर उन्हें कहीं भेज दिया जाता था। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद, यानी कि रोम एम्पायर एक ऑटोटेरियन स्टेट होने के बाद भी, वो एम्परर्स जो चाहे वो नहीं कर सकते थे। एक लॉज थे जो सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करते थे। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लेट एंटिक्विटी। इसको लेट एंटिक्विटी ही क्यों बोलते हैं? तो लेट एंटिक्विटी का बेसिकली मतलब होता है फाइनल या फैसिनेटिंग पीरियड इवोल्यूशन के अंदर। इस पीरियड के अंदर रोम्स एम्पायर का ब्रेकअप हो गया था, और ये पीरियड बात कर रहे हैं हम 4th से लेकर 7th सेंचुरी के अंदर। इसके अंदर हम 2 राजाओं के बारे में बात करने वाले हैं। डायक्लियोटियन, जिसने क्या किया था, जो जो टेरिटरीज जिसके पास ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ना तो स्ट्रैटेजिक ना इकोनॉमिकल, उन्हें क्या किया था, अबेंडन कर दिया था। उसने फ्रंटियर्स को फोर्टिफाई भी किया था, और जो प्रोविंशियल बाउंड्रीज है उन्हें वापस रीऑर्गेनाइज किया था। उसने मिलिट्री और जो सिविलियन के फंक्शन है उन्हें सेपरेट कर दिया था, और ज़्यादा पावर दी थी मिलिट्री कमांडर्स को। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंटाइन के बारे में। तो कॉन्स्टेंटाइन ने काफ़ी ज़्यादा मेजर्स डायक्लियोटियन से लिए, बट उसने कुछ अपने भी ऐड किए। जैसे उसने क्या किया था, क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया था। उसके साथ उसने मॉनेटरी स्फीयर में गोल्ड करेंसी भी लाई, जिसको हम सॉलिडस भी बोलते हैं। उसने क्या किया था, सेकंड कैपिटल भी बनाया था कॉन्स्टेंटाइनोपोल के बारे में, और मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी इंश्योर की थी।
रिलीजन की बात करें तो पहले जो रिलीजन था वो क्या था, पॉलीथीस्ट था, यानी बहुत सारे गॉड्स होते थे, कोई एक सिंगल गॉड को वर्शिप नहीं करेगा कोई भी रिलीजन में, चाहे वो ग्रीक का हो, रोमन का हो, जुडाइज्म हो या फिर कोई भी रिलीजन हो, वो क्या था, पॉलीथीस्ट था। तो क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे एक्सपेंड तो होने लगा, बट एक कॉम्प्लेक्स और ग्रेजुअल प्रोसेस था। क्यों? क्योंकि मोनोलिथ रिलीजन था और पॉलीथीस्ट रिलीजन के सोसाइटी जहाँ पे सारे रिलीजन पॉलीथीस्ट है वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है। जनरल प्रॉस्पेरिटी थी ईस्ट में और पॉपुलेशन फिर भी बढ़ रही थी, बट जो वेस्ट है वहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट हो गया था जर्मनिक ग्रुप्स की वजह से। उन्होंने क्या किया था, जैसे विस्कोट्स है स्पेन के अंदर और जो फ्रेंक्स है गॉल के अंदर, लंबार्ड्स है इटली के अंदर, उन्होंने सारे जगहों को कैप्चर कर लिया था। इसकी वजह से एम्पायर को काफ़ी नुकसान हो गया और इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं मेडिवल। जस्टिनियन एक और राजा के बारे में बात करने वाले हैं जिसके रिजाइम यानी जब वो रूल कर रहा था उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी वाला टाइम था और वहाँ पे क्या था, इंपीरियल एम्बिशन भी था। उसने अफ्रीका को वापस रिकैप्चर कर लिया वांडल से, बट उसकी वजह से क्या हुआ, उसने एक लंबार्ड इन्वेशन का रास्ता बना दिया। ससेनियंस जो ईरान के अंदर रूल कर रहे थे ना, वो उन्होंने भी बहुत सारे इन्वेशन करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से धीरे धीरे रोमन एम्पायर ख़त्म होने लगा। इस्लाम की बात करें तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन टू एवर ऑकर इन द हिस्ट्री। 642 के अंदर 10 साल बाद प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बहुत ज़्यादा एरिया इस्लाम के अंदर आ गया था, चाहे वो रोम का हो या फिर ससेनियन एम्पायर का हो। इसके अंदर क्या हो रहा था, धीरे धीरे सब इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे। अब स्पेन के अंदर, सिंध के अंदर और सेंट्रल एशिया के अंदर भी इस्लाम आ गया था। ये सब किसकी वजह से हो रहा था, यूनिफिकेशन ऑफ अरेबियन पेनिनसुला की वजह से, और बहुत सारे ट्राइब्स यूनिफाई हो गए थे जिसकी वजह से टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो रहा था इस्लाम का। सो हियर वी आर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बट अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो चेक आउट माई वेबसाइट, द लिंक इज़ इन कमेंट बॉक्स।